नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हरियाणा में इलेक्शन है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को नतीजा आएगा। लेकिन वो नतीजा क्या होगा, इसको लेकर भूमिका बनने लगी है। अभी से तैयारियां की जा रही हैं। फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो 2 ही पार्टियां हैं जो इस इलेक्शन में आमने सामने नजर आ रही हैं। और लोकसभा के जो नतीजे आए उसमें भी कांटे की टक्कर थी। आधी आधी सीटें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मुख्य जो प्लेयर्स हैं वो यही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इस गेम को, जो इस चुनावी खेल को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खेल बिगड़ सकता है, वो कांग्रेस के लिए भी बन सकता है या फिर बिगड़ सकता है। ऐसे प्लेयर्स में एक चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल है। अब वो सांसद भी बन गए हैं, ऐसे में उनकी सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है और उन्होंने एक गठबंधन किया है जेजेपी के साथ। उनका गठबंधन हुआ है। जेजेपी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले, उनको वो गठबंधन टूटा और फिर जो परिस्थितियां बनी, ऐसे में क्या चंद्रशेखर जेजेपी के साथ मिलकर खेल कर सकते हैं? और जो प्लेयर्स हैं, मायावती जी भी हैं वहां पर, आईएनएलडी के साथ मिलकर क्या खेल कर सकती हैं, इसको लेकर आज विश्लेषण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठकार हमारे साथ। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, अब पहले कांग्रेस और बीजेपी यही दिख रहा था, लेकिन अब जो नए प्लेयर्स आए हैं, मायावती जी की सक्रियता हो, चंद्रशेखर की सक्रियता हो, अब और कांग्रेस के अंदर एक जो भूमिका बन रही है शैलजा कुमारी को लेकर, तो ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कहां जा रही है राजनीति, किस मोड़ पर खड़ी है इस वक्त हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में अमूमन तो यही होता है कि कांग्रेस और बीजेपी, जैसा कि आपने कहा, मेन प्लेयर्स होते हैं। और बात तो यही हो रही थी कि कंगना रनौत के बयान ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन जो सूचना आप दे रहे हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर की है, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये जो सूचना है, ये जानकारी कुछ उसी प्रकार से कांग्रेस के लिए टेंशन की वजह बन सकती है। उसकी वजह ये है कि इस बार आप ये महसूस कीजिए कि तीसरा विकल्प बनने की जो कोशिश हरियाणा में किसी ने भी की थी पूर्व में, तो वो सफल उतने नहीं रहे थे। खास तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल, वो कांग्रेस और बीजेपी के उदय के बाद उनकी कोशिश थी कि वो उभर करके और अपनी जगह बनाएं। आईएनएलडी कभी बीजेपी के साथ सत्ता में रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, इसलिए कि आईएनएलडी की जो ताकत थी वो उस तरह से कभी उभर कर आई नहीं जब से उनके आपसी पारिवारिक विघटन का सिलसिला शुरू हुआ और कांग्रेस और बीजेपी ही प्लेयर रहे। लेकिन पिछली दफ़ा ये देखा गया कि जननायक जनता पार्टी के तौर पर दुष्यंत चौटाला जब खड़े हुए अपने भाई के साथ, दिग्विजय उनका नाम है, तो मैंने पाया कि उनके दल को सराहने वाले लोग थे और 90 सीटों में 10 सीटें जीत लेना कोई छोटी बात तो थी नहीं। बिल्कुल। साल 2019 में अकेले दम, इस बार तो वो गठबंधन के साथ आना चाह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन पिछली दफ़ा अकेले खड़े हुए और 10 सीटें लेकर आए। और आप ये समझ लीजिए कि वो ना होते तो कैसे सरकार बना पाती भारतीय जनता पार्टी। तो हरियाणा चुनाव में जो ये एक अहम प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश हुए थे, समय के साथ क्या हुआ कि दुष्यंत चौटाला का पराभव होने लगा। बहुत से मुद्दे आए हरियाणा में जिसमें उनको स्टैंड लेना था, चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे वो रेसलर्स का सवाल हो, पहलवानों का सवाल हो, क्योंकि यही उनका वोट बेस था। जाटों की पार्टी ये भी है और ये जब नहीं ले पाए कोई स्टैंड और धीरे धीरे इनकी वक़्त कमती गई और आज की तारीख में इनके 7 विधायक इनके साथ नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें
धक्का देकर बाहर कर दिया। कोई ऐसा मांग इन्होंने रख दिया था अलग होने के लिए, ऐसी बात नहीं थी। बस तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सरकार हमारी चल चुनाव जाए लड़ेंगे लोकसभा का और सरकार हमारी चलेगी, कहीं कोई गम नहीं। चल भी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदला, नए मुख्यमंत्री भी आए, तब भी जेजेपी के किसी भी सहयोगी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं लाया, जबकि अल्पमत में सरकार बोली जा रही थी, बताई जा रही थी। तब भी नहीं। शायद इसलिए कि इलेक्शन होने ही है, अब क्या ही। नहीं, उसके पीछे वजह ये थी कि जो जेजेपी के विधायक थे वो किसी भी दिन तैयार हो जाते समर्थन के लिए, और जो रिक्वायर्ड बहुमत का आंकड़ा था 46 का, वो मिल जाता। तो ऐसे में 41 पर तो खुद भारतीय जनता पार्टी थी। तो दुष्यंत चौटाला की अपनी जो ज़मीन थी वो कमज़ोर पड़ गई है। लेकिन आज जब आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एक तीसरा फैक्टर कुछ लिमिटेड एरिया में ही सही, लेकिन खड़ा होता आपको दिखाई पड़ेगा। और ये वोटर्स जो हैं, ये कौन हैं? ये वोटर वही हैं जो आईएनएलडी और बीएसपी जिन्हें खींचने का दावा कर रहे हैं। आईएनएलडी भी जाटों की पार्टी और बीएसपी दलित समाज का वोट अपने साथ रखती है। तो एक कॉम्बिनेशन उधर हो गया आईएनएलडी बीएसपी का, दूसरा कॉम्बिनेशन इधर हो गया जेजेपी और एएसपी का। यानी कि एक तरफ मायावती जी, दूसरी तरफ चंद्रशेखर, एक तरफ दुष्यंत चौटाला, दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला। तो ये दो प्लेयर्स आ गए और सबके थोड़े थोड़े वोट कहीं ना कहीं हैं। तो मैं ये देख रहा था कि ये किसके वोट काटेंगे अगर ये खड़े होते हैं। देखिए, विकल्प हरियाणा में अभी कोई तीसरा बन जाएगा, इस बात की संभावना ज़रा कम है। लेकिन 2019 का उदाहरण ये ज़रूर कहता है हिमांशु कि लोग नए लोगों को ट्राई करने में पीछे भी नहीं रहते हैं। जैसे कि दुष्यंत एक प्रॉमिस के साथ सामने आए थे, वो प्रॉमिस ख़त्म हो गई। ये अलग बात है, 4 सालों में सत्ता में रहे तो जाहिर है कि उनसे उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं की उन्होंने, तो वो विश्वास, वो हौसला ख़त्म हो गया उनका। लेकिन वहाँ की जनता ने ट्राई तो किया था, थर्ड फ्रंट जो होता है। अब ये जो थर्ड फ्रंट अगर इस बार उतना कद्दावर नहीं दिख रहा है, तो जाहिर है कि उसकी भूमिका वोट काटने वाले के तौर पर होगी। क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं कि चंद्रशेखर और जेजेपी 90 सीटों पर लड़ते भी हैं तो कोई बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या उनकी तरफ जाती है, या फिर मैं नहीं देख पा रहा हूं कि ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी लड़ती है तो 90 सीटों में इतने सीट वो ले आती है कि वो सरकार बना दे। आज भी सरकार बनाने की जो बात है, जो दावा है, वो कांग्रेस और बीजेपी के पास ही है, जो अभी फिलहाल दिखता है। तो जाट और दलित वोट, ये वोटर आज की तारीख में हैं किनके? दलित वोट इस बार की लोकसभा चुनाव में ज्यादातर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि 5 सीटों पर उनको जीत मिली। और 10 सालों से सत्ता से बाहर जो जाट समाज है, जो सबसे प्रभावशाली समाज है हरियाणा का, उसे भी लग रहा है कि बट जाने में फायदा नहीं है। तो उसने भी अपने सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कॉल पर, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक तरफ वोट दिया लोकसभा में। तो जाट और दलित मतदाता एक तरफ वोट देते हुए नजर आए थे लोकसभा चुनाव में, और पैटर्न यही फॉलो होने जा रहा था विधानसभा चुनाव में भी। तो ऐसा लगता है कि ये जो दोनों फॉर्मेशंस खड़े हो रहे हैं, ये दोनों फॉर्मेशन, एक जेजेपी एएसपी वाली, एक आईएनएलडी और बीएसपी वाली, ये अगर दोनों थोड़े थोड़े भी जाट और दलित बहुमत को काटते हैं, वोटों को काटते हैं, तो आप ये समझ लें कि ये नुकसान का सौदा कांग्रेस के लिए हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जैसे कंगना के बयान से भारतीय जनता पार्टी को तनाव हो रहा होगा, थोड़ा तनाव तो इस तरह के गठबंधनों से, ये जो 2 गठबंधन निकले हैं, कांग्रेस के भी हो रहा होगा।
कांग्रेस भी तो समीकरण बना रही है। एक तरफ हुड्डा है, वो अपना जाट वोट के लिए अगर मेहनत करते हैं, और दूसरा शैलजा कुमारी जिन्होंने जिक्र किया कि दलित सीएम होना चाहिए। इसको लेकर अगर वो दोनों लोग साथ आकर चुनाव प्रचार में इन दोनों के लिए वो करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन इधर बनाया जा रहा है, मायावती जी आईएनएलडी के साथ बना रही है, चंद्रशेखर जेजेपी के साथ बना रहा है, वो कॉम्बिनेशन तो कांग्रेस भी खड़ा कर सकती है अपनी ही पार्टी में। क्या यही सोच जिसके तहत एक तरह से कहिए शीर्ष नेतृत्व का साथ जो है शैलजा कुमारी के साथ में है, कि वो इस तरह की बातें कर पा रही हैं कि वो कुछ ऐसा बनाए जिससे आगे की राजनीति भी सधे, और हरियाणा तो सधे ही। देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि हरियाणा में गुटबाजी है कांग्रेस के भीतर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, गुटबाजी है। और सबसे बड़ा गुट जो है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही पक्ष के आज की तारीख में महाप्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी। तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ये दोनों मिलकर के ज्यादा से ज्यादा सीटें तय करेंगे। कौन विधायक लड़ने जा रहे हैं, आला कमान आज की तारीख में इन पर विश्वास कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ सिरसा से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आई हैं कुमारी शैलजा लोकसभा में, और उनका एक बड़ा सीधा रास्ता गांधी परिवार से है, और उनकी भी अपनी वक़्त है। पिछली दफा जब दोनों साथ थे, साथ का मतलब यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुमारी शैलजा थी और सीएलपी यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी विधानमंडल दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और दोनों के कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ा गया था। और उसका फायदा हुआ था कि मात्र 17 सीटों पर 2014 में जो कांग्रेस थी वो सीधे 31 सीटों पर आ गई थी, डबल से थोड़ा ही कम रह गया था। और कहा यही जा रहा है कि अगर थोड़े दिन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल गए होते तो वो शायद 41 पर उन्होंने रोक लिया था, वो रोक पाते भारतीय जनता पार्टी को, और बहुमत तो नहीं लेने दिया, शायद और नीचे खींच लेते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था उस वक्त। तो उस कॉम्बिनेशन का लाभ जानती है कांग्रेस पार्टी, और आला कमान ने तमाम दोनों के विवादों के बावजूद अपने दोनों कद्दावर नेताओं को एक्टिव किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्टिव हैं, वो लगातार चुनाव में सबसे बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस की तरफ से हैं, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस बार का जो जाट बहुमत है वो सीधे सीधे वोटों को गोलबंद करने में अपनी तरफ वो सफल रहे लोकसभा चुनाव में, और संभवतः विधानसभा चुनाव में भी रहेंगे। कितना उसमें जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत काट ले जाते हैं या आईएनएलडी काट ले जाते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन दलित वोट्स जो हैं वो कैसे आएंगे? क्या केवल कांग्रेस पार्टी के नाम पर आ जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेत्री हैं उनको भी सक्रिय किया जा सकता है क्या? और यही वजह है कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि कुमारी शैलजा वो सक्रिय ही नहीं है, बल्कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एहसास जा रहा है दलित समुदाय में हरियाणा के कि हो सकता है कि हमारा सीएम हो। आप देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। दुष्यंत और चंद्रशेखर अगर मिलते हैं तो सीएम होंगे दुष्यंत। अगर ओम प्रकाश चौटाला और बहन कुमारी मायावती मिलती हैं तो सीएम होंगे अजय चौटाला। लेकिन यहां कुमारी शैलजा भी सीएम हो सकती हैं, ये संभावना जगा दी है कांग्रेस पार्टी ने। और जो दलित मतदाता है वो चुपचाप बैठा हुआ है, और अभी तक वो यही सोच रहा था कि कांग्रेस को तो वोट देता हूं, अब कांग्रेस ने एक विकल्प भी शायद हमें दे दिया है, अगर ज्यादा एमएलए जिता करके लेके आती हैं कुमारी शैलजा तो आला कमान इनके पक्ष में करेगा। हो सकता है, संभावना बन जाती है। अभी तक तो संभावना नहीं है। जितने भी गठबंधन बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसे बनाने जा रही है? नायब सिंह सैनी को। बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने कह भी दिया है इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहां भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बुक,
बाकी दोनों गठबंधनों में संभावनाओं पर भी अगर विचार करें तो वहाँ कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जहाँ पर इस बात की संभावना थोड़ी सी बन रही है कि अगर कुमारी शैलजा बहुत सी सीटें लेकर आ जाती हैं तो आलाकमान उनको भी मौका दे सकता है, उनको भी मौका जो दे सकता है। इस कारण से कहीं भी दलित वोट जाएगा नहीं, इस बात की संभावना मजबूत हो जाती है। और शायद यही वजह है कि यह रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनाई गई है। हम लोगों को जो दूर से लग रहा है कि अंतर्कलह है या फिर आपस में गुटबाजी हो रही है, आपस में शायद वोट कट जाए, ऐसे जो परिस्थितियां बन रही कांग्रेस के अंदर, शायद ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है क्या, उस तरफ इशारा? देखिए, इस बात को तो मैं मना नहीं करूंगा कि वहां पर ग्रुप्स हैं। एक तरफ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं, तो दूसरी तरफ SRK बोलते थे, यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, शाहरुख खान की तरह SRK। तो ये SRK अब रहा नहीं, क्योंकि किरण चौधरी चली गई, आप जानते हैं, वो चली गई भारतीय जनता पार्टी और वो वहाँ की सांसद भी हो गई, राज्यसभा में उन्हें मिल गई। अब रह गए S और R। तो ये दोनों भी जो है एक बड़े प्लेयर हैं। हालांकि सुरजेवाला ने चुनावी तौर पर अभी तक उतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, पर मेरा यकीन है कि इस बार उनके भी कुछ समर्थकों को टिकटें दी जाएंगी। वो ज़्यादा करीब हैं कुमारी शैलजा के। कुमारी शैलजा के समर्थकों को भी टिकट मिलने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा टिकट जो है वो जाहिर है कि हुड्डा समर्थकों को मिलेगा। अब ये कॉम्बिनेशन बड़ा फेयर है, एक डील बनाया है कांग्रेस आलाकमान ने कि आप जो भी ज़्यादातर प्रभावशाली लोग हैं जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, और आज की तारीख में हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे। 90 सीटों के लिए जो मेरी जानकारी है 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं कांग्रेस पार्टी में, और स्क्रीनिंग के पहले इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। इंटरव्यूज़ में ये पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास बूथ कमेटी है कि नहीं है। बूथ कमेटी आप जानते हैं, मतलब जहाँ पर वोट दिया जाएगा उस बूथ पर तुम्हारी टीम है या नहीं है। कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है कि हमें टिकट मिली है, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी या पार्टी पूछती है कि आपके पास हर कमेटी पर, हर बूथ पर अपनी टीम है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप नहीं लड़ सकते चुनाव। क्योंकि अल्टीमेटली आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन तो क्या मैटर करता है कि उस बूथ पर कितना वोट आपके समर्थकों ने डलवा लिया। तो उस मामले में जाहिर है कि सब लोग छट जाते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं वही रुक पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास टीम होती है। तो मैं पा रहा हूं कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, और जाट समुदाय के वोट्स आप जानते हैं 25% है, एक तरफा वोट। दूसरी बड़ी समुदाय दलित समुदाय, जो कि 20% वोट। सीटों के टर्म्स में इसको अगर आप देखिए तो 30 से 35 सीटें जाट समुदाय के प्रभाव वाली सीटें हो जाती हैं। दलित समुदाय के प्रभाव वाली सीटें 20 से 25 मानी जाती हैं। 17 तो रिजर्व सीटें ही हैं, लेकिन कुछ और सीटें हैं जिस पर दलित समुदाय के लोग प्रभावशाली हैं। तो आप ये समझिए कि 50 और 20, 30 और 20, 50% जो वोट्स हैं वो जाट समुदाय और दलित समुदाय के बीच आ जाती हैं हरियाणा में। और अगर मान लीजिए कि इन दोनों के प्रभावशाली नेता हैं आपके पास, तो आपकी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और इसी कारण से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख रही है शैलजा और हुड्डा के बीच में। वो देख रही है कि दोनों के सकारात्मक एनर्जी का उपयोग किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत ही चालाकी से एक चीज़ जो है उस पर नज़र रखी है, और वो है कि वो नॉन जाट वोट्स पर फोकस कर रही है। उसकी अपनी हमेशा से राजनीति रही है कि जो प्रभावशाली समुदाय होता है उससे इतर वो अपने एक नए समुदाय का वो गोलबंदीकरण कर देती है। तो ओबीसी समुदाय माना यह जाता है कि करीब 33% के आसपास हरियाणा में है। अब ओबीसी में तो बहुत जातियां होती हैं, लेकिन सैनी समुदाय भी उसी में से आता है। और सैनी समुदाय जो है वो उसके मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। तो क्या ओबीसी का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है और दलित और जाट समुदाय का कांग्रेस को आ रहा है? कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। और चौथा समुदाय होता है पंजाबी, और बहुत बड़ी संख्या में पंजाबी है। ये पंजाब का ही पार्ट था। अगर आप ध्यान दें तो हरियाणा तो बाद में वाला, पहले तो पंजाब ही था ये। तो आपको हर जिले में, जैसे मान लीजिए रोहतक,
आप रोहतक शब्द आते ही लोगों के दिमाग में आता है कि ये जाट समुदाय बहुल क्षेत्र होगा। जी हाँ, जाट तो हैं ही, लेकिन ज़रा भी कम वहाँ पर पंजाबी नहीं है। और बहुत लोग जो उस तरफ से पाकिस्तान से आए इन पूरे क्षेत्रों में बस गए। तो पंजाबी समुदाय भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। अनिल विज उनके बड़े नेता हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी एक बड़ा तुरूप का एक का खेला है। राज बब्बर को उत्तर प्रदेश से निकाल करके उन्होंने हरियाणा में सक्रिय कर दिया है और वो बड़े खासे सक्सेसफुल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान भी। और अभी मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में हुड्डा के साथ वो हर पंजाबी बहुल क्षेत्रों में जा रहे हैं। मूलतः वो पंजाबी हैं और पाकिस्तान से उनका भी परिवार इस तरफ आया था, तो उसका भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो अब ऐसे में अगर थोड़ा भी पंजाबी समुदाय जुड़ जाता है कांग्रेस के साथ तो एक तरफा जीत की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के साथ होगी। लेकिन अगर चंद्रशेखर, अगर बहन कुमारी मायावती, इन दोनों के फैक्टर्स की वजह से दलित वोट कटते हैं, दलित वोट अगर कटते हैं, मैं इस बात को पूरा यकीन करता हूं कि जाट वोट नहीं जाएंगे इधर से उधर, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही रहेंगे। और उसकी वजह है कि सबको लग रहा है कि लॉस ऑफ पावर हो गया है। एक प्रभावशाली वर्ग, उसको लगता है लॉस ऑफ पावर हो गया है। वो जिस तरह से वोट कर रहा है लोकसभा में, उस पैटर्न से भी आप देख सकते हैं कि वो विधानसभा में उसी तरह करेगा। किसान लगातार पिछले 4 साल से सक्रिय हैं। ज़्यादातर जो कृषि समुदाय है वो जाट वर्ग से आता है, वो सारे लोग अग्रीव्ड हैं। अग्निवीर जैसे मसले भी हैं जिसको लेकर के भी थोड़ा नाराज़गी है और वो भी एक वोटिंग इशू में तब्दील हो चुका है। पहलवानों का भी मुद्दा है, विनेश फोगाट को लेकर के भी मोबिलाइजेशन है। तो ये तमाम चीज़ें कहती हैं कि जाट समुदाय तो एक ही तरफ रहेगा। अगर दलित समुदाय को अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाते हैं कुमारी शैलजा और अपनी दूसरी वजहों से कांग्रेस पार्टी एक नेचुरल तरीके से भी वोट लेती है, आप जानते हैं दलितों का, तब तो ठीक। वरना अगर मान लीजिए कि वोटों का क्षरण होता है, दलित समुदाय के वोटों का क्षरण होता है इन 2 फैक्टर्स की वजह से, एक जिसमें कि चंद्रशेखर हैं और दूसरे जिसमें कि बहन कुमारी मायावती हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और शायद यही वजह है कि आज की जो डेवलपमेंट है दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर वाली, इसमें चंद्रशेखर ज़्यादा बड़ा प्लेयर मुझे दिखाई पड़ रहा है, बावजूद इसके कि वो 20 सीटों पर लड़ रहे हैं। और उनकी जो अपनी एक पहचान है वो तो बढ़ेगी ही, क्योंकि देखिए नगीना से वो जीत करके आए तब निर्दल 1.5 लाख वोटों से। जब आप जानते हैं कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी खड़ी है, वहाँ बीएसपी खड़ी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, बावजूद इसके वहाँ से जीत करके चंद्रशेखर आए, फैक्टर के तौर पर वो सामने वो इमर्ज किया है उन्होंने। वो उसी जाति समुदाय से आते हैं जिससे बहन कुमारी मायावती आती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई विकल्प तो नहीं बन रहा है और इस कारण से उन पर नज़र रहेगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं चुनाव में इस क्षेत्र के, खासतौर पर हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि वो जीतेंगे इसकी संभावना नहीं है ज्यादा सीटों पर, लेकिन वो हरा किसको सकते हैं, जितवा किसको सकते हैं, इस बात को लेकर वो अपने वोटर्स से या फिर वो अपनी जो राजनीति करते हैं उससे वो तय करेंगे, ये नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, संजीव जी ने तो पूरी जो जातिगत जो गोलबंदी हो रही है, जो चल रहा है वहां पर, सारी चीजें बताई आपको। आपको क्या लग रहा है हरियाणा में क्या होने जा रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद कोई फैक्टर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? मायावती जी का क्या रोल रहेगा? जो गठबंधन दोनों तरफ से बनाए गए उनका क्या रोल रहेगा? कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाती है, जातिगत जो गुणागणित है उस पर कैसे खेलती है, देखेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।